फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इसमें सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन लिया गया है। इसमें 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा छात्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो 30 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है एग्जाम में प्रीवियस ईयर को से ही क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा भाषा या लैंग्वेज में चेंज रहता है और कुछ नहीं रहता है दोस्तों, इसलिए आप लोग 5 साल के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को बना जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपके सामने है, भाषा के अर्थ एवं विकास के लिए सार्वधातिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। बच्चा जो भाषा सीखता है उसकी अवधि कौन सी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि, ये तो नहीं हो सकता, जन्म से पहले कोई भाषा नहीं सीखता है दोस्तों। उसके बाद प्रारंभिक बालावस्था, उसके बाद मध्य बालावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था तो आप लोग जवानी अवस्था कहते हैं, जो तो सब उस अवस्था को पहले से ही सीखे हुए। तो ये 2 ऑप्शन तो पहले से कट हो गए दोस्तों। बचा 2 ऑप्शन आपको ऑप्शन छांटना सीख जाइए दोस्तों। यहाँ पे बता मध्य अवस्था, तो मध्य अवस्था पूरे जीवन काल के मध्य अवस्था में तो कोई भी नहीं सीखता है, तो होगा तो कौन सा होगा, प्रारंभिक बालावस्था। प्रारंभिक बालावस्था किसे कहते हैं दोस्तों, 2 से 6 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक बालावस्था कहते हैं। बच्चा को 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक उसको भाषा सीखने में लग जाता है। धीरे धीरे पापा मामा करते करते पहला वर्ड से फिर 2 वर्ड, 4 वर्ड, 6 वर्ड, 10 वर्ड ऐसे करके बोलना सीखता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्या है, सामाजिक अनुबंध अनुविन्यास। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर कॉलबर्ग के द्वारा दिया गया है कि नैतिक विकास का अवस्था है, जो कि सामाजिक अनुबंध और अभिविन्यास के आधार पर है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये कक्षा से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं, किसका उदाहरण है। पहला है जनरल पक्षपात, जनरल पहचान, जनरल संबंधता या जनरल समरूपता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जनरल पक्षपात। क्या हो जाएगा दोस्तों, जनरल पक्षपात। जनरल की लड़कियों की तुलना में वो लड़कियों से ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए तो क्या कहते हैं, पक्षपात, जनरल का पक्षपात करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 4था नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बच्चों के जेंडर रूढ़िवादी एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशील है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग एक बार सोचिए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जनरल पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना है। क्या कह रहा है दोस्तों, बच्चों में जनरल रूढ़िवादी एवं जनरल भूमिका की अनुरूपता को कम करने के लिए, किसकी अनुरूपता को कम करने के लिए, जनरल रूढ़िवादी एवं जनरल भूमिका को कम करने, अनुरूपता को कम करने के लिए नहीं से क्या करना चाहिए। तो बच्चों के साथ आप उसके साथ जनरल पक्षपात के बारे में उसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, बच्चों के साथ बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। ये सबसे उत्तम उपाय होता है। देखिए दोस्तों, आप लोग को आप जो ऑप्शन जा रहा था उसमें से ऑप्शन में से छांटना है सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तभी आप सही कर सकते हैं। आपको लगेगा सभी ऑप्शन सही है, लेकिन उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन आपको, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वही करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं संस्कृति विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग एक बार सोचिए। उसके बाद आपको पता बनाने से पता चलेगा कि आप लोग एग्जाम में कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन एवं सामाजिक एवं संस्कृति विषय को बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है। चलिए दोस्तों उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जिंगसॉ पहली को करते हुए 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला नीला टुकड़ा कहाँ है,
नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। मतलब नीलिमा जो है जूता एक बना रही है, वो क्यों लेके, तो उसमें इसको नीला गाढ़ा वाला नहीं मिल रहा है टुकड़ा। तो इस प्रकार की वार्ता बायोस्टिक किस तरह संबोधित करती है। दोस्तों सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन के भाषा को समझना जरूरी होता है। अगर क्वेश्चन के भाषा को आप समझ गए तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, जिंग सौ पहेली को करते हुए 5 वर्ष की नजमा स्विंग से क्या कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता बन जाएगा। तो मतलब यह स्विंग से बात कर रही है, किससे कर रही है, स्विंग से बात कर रही है। वो जूता बना रही है, उसमें कह रहा है गाढ़े रंग वाला नहीं जूता, नीला टुकड़ा कहाँ है, तो नीला टुकड़ा खोज रही है। तो इस प्रकार की वार्ता को बायोस्टिक किस तरह संबोधित करता है। मतलब अब वो जो अपने आप से खुद से बात करती है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा है जोर से बोलना तीसरा पाठ और तीसरा आत्मकेंद्रित वार्ता। इसमें कौन सा होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिगत वार्ता, मतलब प्राइवेट स्पीच, खुद से बात करना। तो मतलब व्यक्तिगत वार्ता हो जाता है। 4 साल के बाद बच्चा खुद से बात करना शुरू कर देता है। वैसे हम लोग जैसे अपने आप से बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मतलब ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा, खुद से बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच जिसे बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के संकेत देना तथा आवश्यक पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो आपके पास सामने 4 ऑप्शन है, पहला प्रबल, दूसरा अनुबंधन, तीसरा है मॉडलिंग, चौथा है ढांचा। ये किसका अनुबंध किसका उदाहरण है दोस्तों। ये जो उदाहरण है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का। किसका, डी नंबर का, प्रौढ़ या ढांचा। मतलब बच्चों को अगर आप लोग संकेत देते हैं या आवश्यकता पर उनको सहयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, पार कहलाता है या ढांचा कहलाता है। याद रखिएगा, जैसे जो कोई बच्चा काम करना है, उसमें अगर दिक्कत आ गया, आप लोग उससे ऐसे कर दिए, सहयोग कर दिए, तो वो क्या कहलाता है, पार कहलाता है या ढांचा कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषता करता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए बहुत दिए जाते हैं एग्जाम में दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन इसमें क्या कर रहा है, परिक्लिप्त निगमनात्मक तर्क तथा दूसरा साध्यात्मक विचार, और दूसरा ऑप्शन है संरक्षण कक्षा समावेश, तीसरा है आध्यात्मिक अनुकरण पदार्थ सध्यायित, और चौथा है प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुकरणीयता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर, संरक्षण एवं कक्षा समावेश। पियाजे के अनुसार जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषता क्या अनुसार करता है दोस्तों, संरक्षण एवं कक्षा समावेश, संरक्षण एवं कक्षा समावेश करता है। चलिए दोस्तों इसका नंबर क्वेश्चन पाते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की रचना है। पियाजे की रचना कौन सी है यहाँ पे पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ही ऑप्शन स्कीमा जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे के द्वारा की गई एक संरचना है स्कीमा। इसलिए आप लोग थ्योरी पढ़ेगा तो आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ये तो गलत है दोस्तों। ये अलग विद्यार्थियों को अलग अलग श्रेणी में रखना, ये गलत है। उसके करता है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा संभावित को समझाना, ये थोड़ा ठीक लग रहा है दोस्तों। ये आगे चलते हैं। उसके कहता है विद्यार्थियों के प्राप्त अंक जो प्राप्त करते हैं अंक के आधार पर उन्हें नामांकित करना, ये भी गलत है। मतलब किसी का आ गया 100-150 तो उसको रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी गलत है। इसका सही, इसमें से चारों पॉइंट से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है दोस्तों, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रमित को समझाना, बच्चों को उसको समझाना, ये सही आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है।
बुद्धि के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं चारों ऑप्शन एक बार चेक करके। ये पहला ऑप्शन कह रहा है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती रहती है। ये तो बात नहीं है, किसको यहाँ पर दोस्तों बुद्धि जो होता है जैसे जैसे विकास होता है, जन्म जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे भी बुद्धि का विकास होता है। तो ये ऑप्शन तो पहला ऑप्शन तो सीधा गलत हो जाएगा। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म से निर्धारित होती है, जन्म से निर्धारित नहीं होती है। जैसे जैसे आगे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे विकास होता है। ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद आते हैं सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ये भी गलत है। उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर, बुद्धि एकात्मक कारक है तथा एक विशेषक है। ये भी नहीं होगा दोस्तों, मतलब अब 3 नहीं हुआ तो चौथा तो होगा ही दोस्तों। चौथा क्या है दोस्तों, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यता का एक समूह है। ये सही ऑप्शन हो जाएगा। बुद्धि जो है सभी जगह पाया जाता है तथा जटिल और योग्यता का एक समूह है। ये सही ऑप्शन, सबसे चारों में से बेस्ट ऑप्शन यही होगा। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूही हमेशा एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही इन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। कौन सा गुण का प्रदर्शन कर रही है, इसमें से कौन सा होगा दोस्तों 12 नंबर का। 4 ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहला है सृजनात्मक विचारक, उसका है दोस्तों उसका अभिसारिक विचारक, उसका है तीसरा अन्यभ्य विचारक, चौथा आत्म केंद्रिक विचारक। तो इसमें तो कौन सा सबसे सटीक आंसर है दोस्तों, इसका पहला है सृजनात्मक विचारक। क्या हो जाएगा दोस्तों, सृजनात्मक विचारक। उसके आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबोधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से क्या होगा देखते लेते हैं। 13 नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा ऑप्शन क्या है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको लग रहा है दोस्तों जो होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन है फिर से देख लीजिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना, शिक्षक अपने पढ़ाई में उसको क्या करना चाहिए, क्या डेवलप करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन था देख लीजिए, बच्चों को कहना विद्यालय छोड़ने के लिए कहना। ये तो गलत कह रहा है दोस्तों। तो किसी भी विद्यार्थी को अगर हम समझा नहीं पाए तो उसको कह देंगे आप स्कूल छोड़ दीजिए, नहीं ये गलत है। इस स्थिति जैसी स्वीकार कर लेना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना, नहीं ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन आ जाता है दोस्तों ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अपनी शिक्षा पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। मान लो जो कमज़ोर स्टूडेंट है उससे और पढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन ये लग रहा है। इसके लिए डी नंबर ऑप्शन, चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक योजना को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है तैयार नहीं करना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन कभी कभी तैयार करना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। चौथा नंबर तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। क्वेश्चन है एक समावेशी कक्ष में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजना के लिए क्या करना चाहिए। तो सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। इसका सी तीसरा नंबर ऑप्शन सही, बेस्ट ऑप्शन सही रहेगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। इसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। 4 ऑप्शन में से क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। क्या हो जाएगा दोस्तों, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, मतलब न्यून अवधारण विकार, ये तो नहीं होगा। अवधारी चिंतन पढ़ने की में धारा प्रवाहित, सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन सी नंबर, तीसरा नंबर हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने में की अक्षमता। जो पठन वैफल्य, आप लोग इसके वर्ड से ही देख रहे हैं, पठन में वैफल्य,
मतलब पठने में उसको समस्या। तो सबसे कौन सा हो जाएगा? धारा प्रवाह पढ़ने में असक्षम, धारा प्रवाह पढ़ने में असक्षम को पठन विफल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई है समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पे आधारित है? इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? देख लेते हैं इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, ये तो नहीं होगा। उसके बाद आता है अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अभिवृद्धि करना, नहीं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। जो पढ़ने में अशक्त में उसके प्रति सहानुभूति करना, ये भी गलत है। उसका तीसरा नंबर अधिकार आधारित मानवता परिचय करना, ये भी गलत है। चौथा नंबर ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, मुक्त व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुक्त धारा से शामिल करना, ये सही ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? मुक्त व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा से पढ़ाना। मतलब अशक्त मतलब हो गया जो पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, सारा चीज़ नहीं है, गरीब हैं, उनको अगर मुख्य धारा पढ़ाने के लिए मुख्य धारा से उसको जरूर देते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर का रहा है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है, क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे जो है अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, याद रखिएगा दोस्तों। डायरेक्ट ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए उठा के, ये सबको डायरेक्ट थोड़ा हल्का आपको वर्ड में भाषा में चेंज करेगा और कुछ नहीं, बाद बाकी सारा चीज़ कंसेप्ट वही रहेगा। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सर क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ये नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत को बदल देना चाहिए, नहीं दोस्तों। अगर किसी को रट्टाफिकेशन कराते हैं तो वो सबसे गलत होता है, अगर आप उसको समझा देते हैं तो वो सही होता है। बार बार याद करने के लिए उसके सिद्धांत में बदल देना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। उसके आते हैं डी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके से बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण, जैसे मान के कोई प्रतिकूल एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, ये सबसे सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? इसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है दोस्तों? बच्चों के अनुभव को प्रमुख देना, बच्चों का जो अनुभव है उसको प्रमुख देना, मतलब बच्चा क्या जानता है वो उसको देखना, विशेषता देना, मतलब बच्चे को टैलेंट को आगे बाहर निकालना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा सन्निहित है, इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संवेग एवं संज्ञा एक दूसरे के सन्निहित हैं, क्या है दोस्तों? सन्निहित है। उसके बाद सब आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी से कनेक्टेड है दोस्तों। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, अधिगम पूर्णात्मक। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों अधिगम उत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया। दूसरा है ऑप्शन है अधिगम यंत्रवद याद करने की प्रक्रिया। तीसरा है अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध करना। और चौथा ऑप्शन है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। सबसे सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, संरचनात्मक सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। उसके आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर।
22 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के परिणाम क्या है। आपको मतलब किसी विद्यार्थी को हम समझा रहे हैं तो उदाहरण दें और या गैर उदाहरण नहीं दें, उसमें उसका परिणाम क्या होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। बी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, ये विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रामत्मक उत्पन्न करता है। सी नंबर, ये अवधारणाओं की समझ में अप्रभाव पैदा करता है। डी नंबर, ये अवधारणात्मक समझ की बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 22 का ए नंबर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। जैसे कोई भी क्वेश्चन बताते हैं उसमें उसको उदाहरण बताते हैं तो वो सबसे बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए ये सही रहेगा। चलिए उसका 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, ये तो नहीं होगा दोस्तों। अब मतलब किसी भी बच्चे को अगर आप लोग उनको पुरस्कार देते हैं या दंड देते हैं तो बाहरी भी प्रेरणा कम होती है, ये तो कहीं भी नहीं हो सकता। आप लोग सोच सकते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये भी नहीं होगा। तीसरा देख लीजिए, ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निगुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है, गलत बात है। यहाँ पे ये तो नहीं होगा, निगुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये तो नहीं होगा। चौथा नंबर ऑप्शन देख लीजिए, चौथा नंबर ऑप्शन कर रहा है, अधिगम में बच्चों के स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासु कम होती है, ये सबसे सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 नंबर का। डी नंबर का सही आंसर होगा दोस्तों। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्या करता है, आप लोग 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से ए बी 1 2 1 3 1 4 ऐसे करके दिया रहता है। तो इसमें आप लोग अगर 4 ऑप्शन पता रहेगा तभी तो आप लोग को टिक कर सकते हैं, इसलिए आपको थ्योरी, इसमें पूरा थ्योरी का कंसेप्ट पूछ लेता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 24 का निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएँ सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। कौन सी प्रथाएँ सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 24 का। देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है शारीरिक दंड, उसका है संयुक्तात्मक अधिगम पर्यावरण, उसका है तीसरा सतत एवं सघन मूल्यांकन, उसका है डी नंबर, चौथा नंबर ऑप्शन निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इसमें कौन कौन सा सही होगा दोस्तों, इसका में हो जाएगा आपको 24 का 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। कैसे, संयोगात्मक अधिगम पर्यावरण होना चाहिए और सतत एवं सघन मूल्यांकन करना चाहिए अधिगम बढ़ावा करने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर 2 और 3। 24 का बी नंबर 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका देखिए पहला ऑप्शन है एक व्याख्यान देकर, दूसरा ऑप्शन प्रतियोगिताओं अवसरों की व्यवस्था करके, तीसरा नंबर बार बार यांत्रिक अभ्यास करा के, डी नंबर ऑप्शन अन्वेष की एवं परिचर्चा के लिए अवसर प्रदान करना। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है दोस्तों क्या हो जाएगा, अन्वेष एवं परिचर्चा के लिए अवसर प्रदान करना। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। आपको देखने में तो 4 ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन उसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा उसमें आपको टिक करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका बच्चों के एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, तीसरा ऑप्शन है गलत उत्तरों को अस्वीकृत करके एवं दंडित करना, चौथा ऑप्शन है बच्चों को सहजपूर्ण भूत अनुमान लगाने के लिए
प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधार पर विचार मंथन करना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है दोस्तों? सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें डी नंबर, चौथा नंबर ऑप्शन लग रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्यों होगा? चौथा ऑप्शन इसलिए होगा दोस्तों, इसमें कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट पे आपको जवाब देंगे। कैसे? जैसे बच्चों को सहजनाभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने से तथा उसी पर विचार करना। जैसे कोई भी बच्चा कमज़ोर से कमज़ोर भी बच्चा होगा, उसमें अगर गलत भी जवाब देता है, उसमें बच्चा को विचार करना होगा कि ये गलत जवाब आपने क्यों दिया और कैसे दिया, उस पर विचार करेंगे ताकि वो अगली बार सही जवाब दे। ये इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ऑप्शन कर आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल एक बार ये क्वेश्चन पूछ ही देता है दोस्तों, 2-3 साल लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटती है? तो ये कौन सा अवस्था हो जाएगा दोस्तों? इसमें हम आपको पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा, शैल अवस्था एवं प्रारंभिक बालावस्था। क्या हो जाएगा दोस्तों? शैल अवस्था एवं प्रारंभिक बालावस्था। अब तो बालावस्था बताइए कि बालावस्था किसको कहता है? 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक बालावस्था कहते हैं। इसमें बच्चे का शारीरिक विकास और विकास तीव्र गति से घटती है और शारीरिक वृद्धि भी बहुत तेज़ी से होती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा शैलवा अवस्था एवं प्रारंभिक बालावस्था। इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन इस बार भी आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 28 नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नहीं है, और से एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछता है? सिद्धांत है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा किसमें है किसमें नहीं है, ये अक्सर पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा देखो, पहले देख लेते हैं, 4 ऑप्शन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास जीव पर्यंत होता है, तो ये तो विकास का सिद्धांत है। ठीक है, उसका विकास परिता होता है, ये भी विकास का सिद्धांत है। तीसरा नंबर है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही आंसर है। इसका विकास का सिद्धांत है। कौन सा नहीं है? तो डी नंबर इसका नहीं है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभावित करता है नहीं करता है, ये इसका गलत होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा इसका सिद्धांत नहीं है, तो इसका सिद्धांत ये नहीं है, चौथा नंबर वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? इसका देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, ये तो गलत, ये नहीं होगा। उसका क्या कर रहा है? 2 नंबर ऑप्शन जन्मजात विशेषताएं, ये भी नहीं होगा। पर्यावरण प्रभाव, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए पूछ रहा, आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान देकर तब ऑप्शन चेक कीजिएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्ति का भिन्नता का प्राथमिक कारण पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ये आपको सही आंसर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या दोस्तों? व्यक्तिगत का आनुवंशिक जो होता है वो पर्यावरण के बीच और आनुवंशिक के बीच जटिल जो ये दोनों के बीच के कारण होता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है परिवार एवं पास पड़ोस। उसका परिवार, ये तो प्राथमिक हो जाता है दोस्तों, परिवार और आस पड़ोस जो होता है प्राथमिक हो जाता है। दूसरा होता है, यहाँ पर पूछ रहा हमसे द्वितीय पूछ रहा है, तो द्वितीय में क्या हो जाएगा? परिवार एवं मीडिया। और तीसरा है विद्या एवं मीडिया। चौथा है मीडिया एवं आस पड़ोस। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्या एवं विद्यालय एवं मीडिया, ये हो जाएगा द्वितीयक हो जाता है। यहाँ पर आपको अगर प्राथमिक पूछता तब होता है परिवार एवं आस पड़ोस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है आपको द्वितीयक, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, और ऑप्शन को मिलाइएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको चारों सही लगेंगे, लेकिन आपको जो ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, आपको सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है वो होगा इसमें, याद रखिएगा दोस्तों। इसलिए इसमें कन्फ्यूज करने के लिए भाषा का थोड़ा लैंग्वेज का इधर उधर किया रहता है। प्रीवियस ईयर अगर आप लोग 5 साल का पढ़ा लेते हैं तो उसी में से क्वेश्चन आते हैं, इधर उधर कहीं से नहीं आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय।